सिद्धं शुद्धं परमिय जिणेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्यम्। जीव कांड ग्रंथराज में योग मार्गणा के माध्यम से शरीरों का जो वर्णन किया जा रहा है उसमें शरीरों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है यह आपको बताई थी। अब उन शरीरों में जो भी परमाणुओं का समय प्रबद्धों के रूप में जो संचय होता है, यानी ये आपको पता पड़ चुका है कि जो समय प्रबद्ध होते हैं वह उन परमाणुओं की संख्या है, उनका संचय होता है और उनके संचय होने के लिए जो कुछ और विशेष आवश्यक नियम होते हैं उनको बताने के लिए कुछ यहाँ पर आगे की गाथाएं आ रही हैं। गाथा नंबर 253। अंतो मुहूर्तमेत्तम गुणहानि होदियादिमतिगाढ़ं पल्लासंख्येज्यदिमं गुणहानि तेजकम्माणम्। गाथा का अर्थ अंतो मुहूर्तमेत्तम अर्थात अंतर मुहूर्त मात्र गुणहानि होती है। किसकी? आदिम तिगाड़म आदि के 3 शरीरों की। और पल्ला संख्य जदिमम पल्ल के असंख्यातवे भाग मात्र गुणहानि होती है तेज कम्माणम जो तेजस शरीर और कार्मण शरीर है। अब यहाँ पर गुण हानि का मतलब क्या है जो यहाँ बताया जाना है, तो एक तरह से समझना चाहिए कि जो भी शरीर के योग्य 9 कर्म परमाणुओं का जो संचय होता है उन संचयों को हम जिस शरीर की स्थिति जितनी होती है उसके अनुसार होता है। स्थिति माने जितनी आयु होगी, तो वह संचय में वह जितनी गुण हानि होगी अपनी अपनी गुण हानि प्रमाण उतने स्थान को जाने के बाद में वो आधा आधा रूप में होने लग जाता है ना। तो उस गुण हानि को ही यहाँ पर गुण हानि आयाम के रूप में कहा जाता है। एक तो गुण हानि माने गुणित क्रम से हानि होना और आयाम माने होता है उसकी लंबाई। तो गुण हानि कितनी लंबाई माने वह कितने समय तक, तो वह उस गुण हानि का आयाम कहलाता है। अब समझने के लिए जैसे मान लो 48 समय की कोई स्थिति है ना। अब उस 48 समय की स्थिति को हमने 6 गुण हानियों में डिवाइड किया। कितनी गुण हानियों में? 6। तो कैसे करेंगे? एक एक गुण हानि में 8-8 समय आएंगे। कितने आएंगे? 8-8 समय। तो जो 8-8 समय आए वो उसकी एक गुण हानि हो गई। और उस 8 समय के बाद में जब दूसरी गुण हानि होगी तो उसमें जो भी समय में जो भी वहाँ पर कर्मों की संख्या होगी या 9 कर्मों के परमाणुओं की जो संख्या होगी वो उसमें आधी हो जाएगी। फिर तीसरी गुण हानि में उसकी भी और आधी हो जाएगी। ऐसे करते करते वह अपनी जितनी स्थिति होगी उतनी स्थिति प्रमाण उस गुण हानि में यह विभाजन होता चला जाता है। अगर आपको इसको और ढंग से समझना हो तो एक थोड़ा सा आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लो 6300 संख्या है निषेकों की, है ना। और उसको जो है 8 गुण हानियों में उसको 6 गुण हानियों में डिवाइड करना है और 8 उसकी जो है एक एक गुण हानि के 8-8 समय बनाना है। 48 समय में से कितने? एक एक गुण हानि के 8-8 समय बनाएंगे। तो उसका एक क्रम रहता है कि वह
अपने अपने चय के अनुसार उसमें हम उसकी हानि करते करते उसका विभाजन करते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा जो पहले गणित समझाया है उसी को समझना होगा। और यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है? आदिम तिगाड़म। इतना समझना है कि जैसे आदि के 3 शरीर हैं, कौन कौन से? औदारिक, वैक्रियक और आहारक। इन आदि के 3 शरीरों में गुण हानि का जो आयाम है वो अंतर मुहूर्त मात्र है ना। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी समय प्रबद्धों में पड़ने वाली जो उत्कृष्ट स्थिति होती है उसके अनुसार ही उनका जो है अंतर मुहूर्त प्रमाण, अंतर मुहूर्त प्रमाण आयाम के बाद में वो गुण हानि होती चली जाएगी। यानी कि वो द्रव्य जो है वो आधा आधा दुगुण दुगुण हीन गुण हानि क्रम से होता चला जाएगा। और कब तक चलेगा? जब तक उस शरीर की जो उत्कृष्ट स्थिति होगी। और उत्कृष्ट स्थिति आपको बता ही दी गई थी कि जैसे 3 पल्य प्रमाण औदारिक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति है, वैक्रियक शरीर की 33 सागर है और आहारक शरीर की अंतर्मूर्त प्रमाण है। तो अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति पर्यंत तक यह चलता है। लेकिन तेजस और कार्मण शरीर की ये विशेषता है कि उसमें गुण हानि का जो आयाम है वह पल्य के असंख्यातवें भाग प्रमाण होता है ना। इसका मतलब क्या है कि इन 2 शरीरों में वह पल्य के असंख्यातवें भाग प्रमाण काल के बाद में वह गुण रूप जो हानि है वो होगी। सिर्फ यहाँ इतना जानने का एक प्रयोजन है। तो जो भी संचय होता है 9 कर्म परमाणुओं का या कर्म परमाणुओं का, वो एक निश्चित क्रम में होता है। और उसी निश्चित क्रम में ये संचय होने के लिए कहाँ पर कितना आपको ब्रेक लगाना है और किस क्रम में संचय करना है उसका यहाँ पर ये तरीका बताया गया है। अब इसी चीज़ को और आगे समझने के लिए आगे की गाथा 254 नंबर की, एकम समय पबद्धम बंधदि एकम उदेदि चरी मम्मी गुणहाणीण दिवड्ढम समय पबद्धम हवे सत्तम। हाँ, एकम समय पबद्धम, एक जो समय प्रबद्ध प्रमाण है वो तो बंधदी बंधता है। एकम उदेदी, और एक ही समय प्रबद्ध प्रमाण उदय में आता है ना। चरिमम्मी गुणहानिनी, जो गुण हानि का चरिम निषेक होगा उसमें दिवड्ढम समय प्रबद्धम, यानी 1.5 गुण हानि से सहित समय प्रबद्ध हमेशा हवे सत्तम, सत्ता में बना रहता है। यहाँ क्या कहते हैं कि प्रति समय जो है जो बंध होता है वो एक समय प्रबद्ध का होता है। अब समय प्रबद्ध तो आपको बता चुके, ध्यान में रखो उसी को, है ना। जितना एक समय प्रबद्ध का बंद होता है, और उदय भी ये कहा गया है कि एक समय प्रबद्ध का होता है। और फिर भी जो अंत में जो गुण हानि में जो चरम निषेक होगा उसमें जो कुछ कम 1.5 गुण हानि प्रमाण समय प्रबद्धों की सत्ता हमेशा बनी रहती है। तो बंद में और उदय में जो ये चलता रहता है क्रम, इनको 5 शरीरों में इसी तरीके से घटाना है। अब 5 शरीरों में सबसे पहले जैसे तेजस और कार्मण शरीर है ना। तो तेजस और कार्मण शरीर तो अनादिकाल से बंध को प्राप्त हैं। तो इन शरीरों में हमेशा बंध भी हो रहा है और इन शरीरों में हमेशा उन कर्म परमाणुओं का या तेजस शरीर के परमाणुओं का उदय भी हो रहा है, और उदय होकर के वो निर्जीर्ण हो जाते हैं। तो यह जो क्रम है यह क्रम इसी तरीके से चलता रहता है, अनादिकाल से चल रहा है, चलता रहेगा। लेकिन इसमें ऐसा होते हुए भी अगर हम किसी एक विवक्षित समय पर देखेंगे, माने हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पर देखना है, तो उस समय पर क्या होगा
कि जो हम उसमें सत्ता देखेंगे, सत्ता में भी 1.5 गुण हानि प्रमाण द्रव्य जो है, सत्ता में हमेशा समय प्रबद्ध से 1.5 गुण हानि प्रमाण गुणित द्रव्य हमेशा सत्ता में बना मिलेगा, है ना। तो यही क्रम जो है हमेशा चलता रहता है, यानी कि तेजस शरीर का बंध भी हो रहा है, कार्बन शरीर का बंध भी हो रहा है, अनादिकाल से हो रहा है, और इनके बंद होने के साथ साथ इनका उदय होकर के कर्म के या नौ कर्म के परमाणुओं की निर्जरा भी हो रही है, और ये निर्जरा इसी तरीके से चलती रहती है और सत्व में 1.5 गुण हानि प्रमाण द्रव्य बना रहता है। इतना आपको ध्यान में रखना है ना। अब इसी के साथ साथ जब औदारिक शरीर की और वैक्रियक शरीर की और आहारक शरीर की बात आती है, तो उसमें औदारिक और वैक्रियक शरीर, इसमें भी इसी तरह से क्रम चलता है। और एक समय प्रबद्ध जो प्रथम निषेक का जो द्रव्य होता है, वह द्वितीय आदि समयों में वह उसी के द्वितीय आदि निषेकों के साथ में उदय को प्राप्त होकर के आगे आगे जो है वो बनता चला जाता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो औदारिक शरीर है ना, अपनी आयु मान के चलो, कितनी माने तुम्हारी आयु कितनी है? 80 साल की, है ना। तो जिस समय हमारा जन्म हुआ, कितनी आयु लेकर के जन्म हुआ? 80 साल की आयु लेकर के जन्म हुआ। तो इस शरीर में रचना होने का एक क्रम होता है कि प्रथम समय में, है ना, उस 80 साल तक की आयु के साथ में मतलब 9 कर्म परमाणु जो औदारिक शरीर के हैं उनकी रचना हो गई प्रथम समय में, है ना। और फिर जो है मतलब उनका बंद हो गया, एक समय प्रबद्ध के हिसाब से बंद भी हो गया, और एक समय प्रबद्ध में जो अनेक निषेक हैं वो निषेक उस आयु पर्यंत तक के लिए बंध गए। दूसरे समय में क्या होगा? एक समय आयु हमारी कम हो गई, तो एक समय कम आयु के साथ में 80 साल तक के निषेकों की उस समय बंध की रचना होगी, ठीक है ना। ये इसी तरीके से तीसरे आदि समय में होगा। अब उदय में क्या होगा? तो उदय में जैसे प्रथम समय में जो हमने बंद किया उस समय पर और दूसरे समय में जो हमने बंद किया उसमें क्या अंतर आ जाएगा कि दूसरे समय में जैसे हमने जो बंद किया, पहले समय में बंद किया तो पहले समय में उदय भी एक समय प्रबद्ध का आ रहा है, लेकिन दूसरे समय में जब हमने बंद किया तो दूसरे समय में प्रथम समय का जो निषेक था उसका उदय, और पिछला जो बंद हुआ था उसमें जो दूसरे समय का जो निषेक था उसका साथ में मिलकर के उदय होगा। नहीं समझे? यानी हर एक समय पर एक एक समय के निषेकों की रचना हो गई। जैसे पहले समय में बंद हुआ तो पहले समय में अनेक निषेकों की रचना हो गई। वो निषेकों की रचना कहाँ तक हो गई? जितनी तुम्हारी उम्र है, ठीक है ना। तो पहले समय में बंद भी एक समय प्रबद्ध का हुआ और उदय में भी एक समय प्रबद्ध प्रमाण माने कुछ जो है एक निषेक उदय में आ रहा है। अब जो रचना हो गई थी एक समय से लेकर के 80 समय तक की मान के चलें, 80 साल का मतलब बहुत हो जाएगा, 80 समय की मान के चलें, तो वही निषेक का दूसरा निषेक का उदय कब आएगा? जब दूसरा समय आएगा, और दूसरे समय में भी एक समय प्रबद्ध का बंद हो रहा है, और उस समय पर वहां से लेकर के आगे 80 समय तक की रचना होगी। तो दूसरे समय में दूसरे समय के प्रथम निषेक का उदय होगा, और प्रथम समय में बांधे गए जो दूसरा निषेक था उसका उदय होगा, है ना। ऐसा क्रम जो है चलता चला जाएगा। ऐसे ही तीसरे समय में होगा, तो तीसरे समय में क्या होगा? तीसरे समय के प्रथम निषेक का उदय, और दूसरे समय के दूसरे निषेक का उदय, और पहले समय में जो बना था उसके तीसरे निषेक का उदय, ये तीनों मिलेंगे एक साथ उदय को प्राप्त होंगे। तो ऐसे करके ये बंद और उदय चलता चला जाता है। और जब हम बिल्कुल अंतिम समय की स्थिति में जाकर के देखेंगे 80वें समय में, तो वहां पर जो संचय होगा माने जो सत्व रहेगा, तो जो पिछला द्रव्य बचा हुआ आ रहा है, पहले समय में जो बना था 80 समय तक का, उदय में तो आया केवल एक समय के बराबर वाला, तो वो जो
द्रव्य संचित होते होते बचते बचते आ रहा है, वो द्रव्य अंत में जाकर के वो 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण, वह द्रव्य वहां पर उतना सत्व में रहता है और वही उदय को प्राप्त होता है ना। क्योंकि शरीर में जितना आयु का उदय है बस वहीं पर जाकर के वो द्रव्य समाप्त हो जाएगा। तो ये इस शरीर की सत्ता का और द्रव्य के क्रम का यह एक क्रम बताया गया। इस तरह से शरीर में बंध होता है शरीरों का, इसी तरीके से शरीर के परमाणुओं का उदय होता है निषेकों का, और जो सत्ता बनी रहती है वो अंतिम गुण हानि होते होते अब ऐसी गुण हानि कब तक होगी? तो मान लो 80 वर्ष की आपकी आयु है, तो एक एक अंतर मुहूर्त के बाद में उसमें जो निषेकों की रचना है वो आधी आधी होती चली जाएगी। तो वह गुण हानि होते होते अंत में भी जो निषेक रचना में जो निषेक अंतिम निषेक जो उदय में आएगा आयु के अंतिम समय में, उसमें भी सत्व के समय पर इतना 1.5 गुण हानि प्रमाण यह संचित होकर के समय प्रबद्ध से गुणित द्रव्य जो है वो सत्व में रहेगा और वही उदय में आकर के समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। ये औदारिक शरीर के साथ, इसी तरीके से वैक्रियक शरीर के साथ, और आहारक शरीर की उम्र तो केवल अंतर्मूर्त प्रमाण होती है। तो आहारक शरीर में ये विशेषता होती है कि उसमें जो ये गुण हानि है, यह गुण हानि वो पूरे अंतर मुहूर्त में है ना, पूरे अंतर मुहूर्त में यह गुण हानि का प्रमाण यही रहता है। और यह कुछ कम 1.5 गुण हानि प्रमाण समय प्रबद्ध जो है वह प्रथम समय से लेकर के जो एक अंतर मुहूर्त तक आहारक शरीर की रचना का क्रम होता है उसमें यह रहता है, और उसमें जो है कुछ कम 1.5 गुण हानि प्रमाण ये सत्ता में अंतिम चरम निषेक के समय पर यह द्रव्य रहता है। इस तरह से जानना। तो ये जो है यहाँ पर क्रम बताया जा रहा है कि किस तरह से औदारिक शरीर का, वैक्रियक शरीर का, आहारक शरीर का, तेजस शरीर का और कार्मण शरीर के द्रव्य का संचय होता है। तो ये संचय करने का यह तरीका बताया जा रहा है। अब अंतर इतना होता है कि जब कार्मण द्रव्य है उसमें और नौ कर्म का द्रव्य है उसमें, ये अंतर होता है कि नौ कर्म में तो हमने जिस समय पर बंद किया उसी समय पर उसका उदय भी आ जाता है ना। नौ कर्म का मतलब जो 5 प्रकार के जो शरीरों में से 4 प्रकार के जो शरीर हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक और तेजसी, ये 9 कर्म है। तो इनका जब भी बंद होगा, एक समय प्रमाण बंद हुआ और एक समय प्रबद्ध ही प्रमाण उदय में आया, तो बंद होते समय पर ही उसमें उदय में भी आ जाता है। किसमें? औदारिक आदि शरीरों में। कर्म के साथ में ऐसा नहीं होता है। कर्म जब भी बंध को प्राप्त होता है तो बंध होने के बाद में एक आवली काल तक वो स्थिर रहता है, उसको बोलते हैं बंधावली। माने उसमें हम कुछ भी उस कर्म में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं कर सकते हैं। एक आवली काल के बाद में जो अगला समय आएगा उस अगले समय में वह उदय में आने के योग्य होगा। तो एक समय और एक आवली काल, इतना जो है वो उस कर्म बंध के लिए एक तरह का आबाधा काल बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं? आबाधा काल। आबाधा काल का मतलब हो गया जितने काल तक हम उसमें कुछ भी परिवर्तन न कर सकें। जो बंध को प्राप्त हुआ द्रव्य है वह उदय में भी हम खींच करके ना ला सकें, उसको हम उदय आदि प्रक्रिया के अयोग्य जो बना करके रखते हैं, उतने समय तक उसमें कुछ भी अंतर नहीं लाते हैं, उसको बोलते हैं आबाधा काल। तो कर्म के लिए जो उदय होता है उसमें जो निषेक रचना के में उसमें सिर्फ इतना सा अंतर होगा कि हर कर्म का अपना अपना आबाधा काल होता है ना। और उस आबाधा काल को कम करके उसकी निषेक रचना होती है। तो उसकी निषेक रचना में यह क्रम चलेगा कि कर्म में एक आवली और एक समय निकलने के बाद में वह उदय का क्रम शुरू होगा, तब वह कर्म निर्जीर्ण होगा, तो दूसरे समय में वह बिल्कुल अकर्म अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से कर्म में भी बंध होता है, उदय होता है और सत्व होता है। तो उसमें भी इसी तरीके से चलता है। और 1.5 गुणा द्रव्य, 1.5 गुण हानि प्रमाण द्रव्य जो है हमेशा सत्ता में बना रहता है। ये बात यहाँ बताने के लिए इन गाथाओं का अवतरण हुआ है। तो ये थोड़ा सा विषय आपके लिए बार बार पढ़ने और समझने के योग्य है। एक बार में समझ में ना भी आए तो कोई बात नहीं, थोड़ा बार बार पढ़ने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आएगा।
है ना। एक गाथा और पढ़ते हैं। नवरीयदु शरीराणम गलिदवशेषाउ शेषठिदि बंधो मित्ठिदि बंधो गुणहाणेन दिवड्ढम संचय मुदयम चचरी मम्मी। ये कहते हैं दुशरीराणम, विशेषता यह है कि जो दो शरीर हैं उनमें तो गलित अवशेष आयु मित ठिदि बंधो, जो आयु गलित हो गई है ना, उतने अवशिष्ट मात्र स्थिति बंध उसमें रह जाता है। और गुणहाणीणम दिवड्डम संचयम उदयम, जो संचय है और उदय है, यह जो है 1.5 गुण हानि प्रमाण चरिमम्मी माने अंतिम स्थिति में रहता है। यानी अंत समय में 1.5 गुण हानि है ना प्रमाण संचय उसका बना ही रहता है। तो जो दो शरीर हैं वो कौन से हैं? औदारिक शरीर और वैक्रियक शरीर। उनके लिए ये विशेषता बताई गई है कि जो दो शरीर हैं उनमें यह गलित अवशेष का मतलब वही है जो अभी हम आपको बता रहे थे कि जो आयु में जितनी आयु गलित हो गई, जैसे एक समय निकल गया, 2 समय निकल गया, आपकी 80 वर्ष की आयु में कितने समय निकल गए? 40 वर्ष के समय निकल गए, 50 वर्ष के समय निकल गए। तो अब जो गलित हो गया वो निकल गया है ना। उसके बाद में जो अवशिष्ट बचा है उसी के अनुसार उसमें जो है स्थिति पड़ेगी। जितना मतलब समय बचा है उतने ही समयों के साथ में बस वो 9 कर्म के इन कर्मों की, इन परमाणुओं की रचना उसमें होगी। तो यह जब तक आयु का अंतिम समय चलेगा तब तक यही क्रम चलता है ना। तो आयु का अंतिम समय होगा, शरीर की अंतिम समय में अंतिम समय प्रबद्ध का बंध भी होगा, उदय भी होगा, और उसी समय पर एक साथ वह संचित जो द्रव्य है वो भी उदय होकर के निर्जीर्ण को प्राप्त हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखने की बात है कि जितना हमारे लिए आयु कर्म अवशिष्ट होता है, शरीर में परमाणुओं की जो रचना होती है, ग्रहण करने की जो समय प्रबद्ध का बंध होता है, वह उसी के अनुसार होता है ना। मतलब ये समझ के चलो हर समय पर हमारे शरीर में औदारिक शरीर का बंध हो रहा है और शरीर के योग्य परमाणुओं का समय प्रबद्ध के साथ में बंध हो रहा है, और वह बंद होने के साथ साथ वह उसमें हर समय में आगे का जितना समय बचा है उतने समय तक के लिए ही उसमें निषेकों की रचना हो रही है ना। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि हम एक समय ज़्यादा का भी कभी कोई भी बंद नहीं कर सकते हैं। जितनी आयु बची रह जाती है बस उतने ही प्रमाण जो है वो निषेकों की रचना होती चली जाती है। अब ये जो निषेकों की रचना होती है ये अपने योगों पर निर्भर करती है, किस समय पर जो है कितना योग है, योग के अनुसार ही ये 9 कर्मों का आश्रव होता है। तो इसी आश्रव के माध्यम से ये बंद होता है और इसी बंद के माध्यम से हमारा आगे का जितना जीवन है उस जीवन के अनुसार ही उन 9 कर्म परमाणुओं में वह स्थिति पड़ जाती है और उन्हीं को भोगने के लिए हम जो है आगे की आयु का इंतजार करते रहते हैं, है ना। तो ये क्रम समझ करके हम ये समझ सकते हैं कि आज अगर हमारी जितनी स्थिति है शरीर की, वो शरीर की स्थिति अगर आज योगों की साम्यता के कारण से या योगों की बलिष्ठता के कारण से आज जितनी हम जो 9 कर्म का संचय करेंगे वही संचय हमारी आयु पर्यंत तक काम में आएगा। उस संचय में भी कमी हो जाएगी अगर आपके लिए योगों की स्वस्थता नहीं रही, बीमार पड़े तो क्या होता है, वो जो संचय जो हम कर रहे होते हैं औदारिक शरीर संबंधी, वह संचय भी कम होता चला जाता है ना। और आयु भी मान लो संक्लिष्ट परिणामों से कम होती गई तो वो भी कम हो सकती है। तो ये दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं।
तो जितना हमारे लिए आयु का उदय होना बाकी होता है, उसी के अनुसार हम अपने योगों से नौकर्म परमाणुओं का संचय भी कर पाते हैं। और इसी को डॉक्टरों की भाषा में कुछ भी कह लो, ऑक्सीजन कम हो रही है ना, शरीर में कुछ भी तरीके से कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें इन्हीं योगों पर और उसके द्वारा संचित होने वाले जो कर्म, ये नौकर्म शरीर के लिए योग्य जो पुद्गल हैं, उन्हीं की संरचना पर ये सब चीज़ें निर्भर करती हैं। तो इतना जान करके आगे की जो बात है वो बाद में बताई जाएगी। वाणी जग कल्याणी जग जन मद तम मोह हरि जनमण हरि गढ़ हरि जम जरा भव रोग हरि तिथि राणम दिव्य जुणिम जो पढ़ई सुणई मई धारई नाणम सुख मणंतम दरिय ससद मुख पदम पावई।